फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वेट। मुझे किसी ने क्वेश्चन नहीं करना, नोट टाइप का कोई क्वेश्चन मैं अभी एंटरटेन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपने नेट बायोस नेम रेजोल्यूशन पढ़ी ही नहीं। मैंने आपको उतनी बातें लिखवा दी कि जब आप नेट बायोस नेम रेजोल्यूशन पढ़ लें, विंस पढ़ लें, तो खुद बहुत ये समझ में। अभी मैंने पॉसिबल वैल्यूज इसलिए बताई हैं। अभी देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है नोट टाइप के सामने। अगर मैं 0x8 लिख दूँ तो वहाँ क्या लिखा आना चाहिए, हाइब्रिड। अगर मैं 0x4 लिख दूँ कहाँ पे, मैं भी DSCP कन्फिगर कर रहा हूँ, DSCP ऑप्शन में थे ये नोट टाइप, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है सामने, 0x1 B node means broadcast, 0x2 P node means peer peer, 0x4 means M node means mixed, और 0x8 means H node means hybrid। मैं यहाँ दे रहा हूँ जो सबसे बेहतर है ये, ठीक है। अप्लाई करते हैं, अब आप आ जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन अब आनी चाहिए ना इधर। मैं क्या करता हूँ, IP config, अभी आपको देख लो, अभी डिफॉल्ट गेटवे में से हाइब्रिड लिखा हुआ आ रहा है, अननोन लिखा हुआ आ रहा है, DNS एड्रेस मिस है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, डिफॉल्ट गेटवे मिस है, ठीक है। ये सारा कुछ आ जाना चाहिए, और ये भी मिस है, यहाँ corvus.com लिखा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने किया IP config / अदरवाइज इसने तो 4 दिन बाद जाना है, 50% लीज ड्यूरेशन जब एक्सपायर होगा, फोर्स कर रहा हूँ इसे दोबारा जाए। चेंज नजर आ रहा है, ये क्या आ गया, नोट टाइप हाइब्रिड हो गया, DNS सफिक्स आ गया, विंस एड्रेस 10.0.0, DNS सर्विस 192.168.5, सब कुछ आ गया, ठीक हो गया। अब आप DSCP ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो चाहिए ना कि DSCP ऑप्शन, ये 5 ऑप्शन मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा। आप इसकी वैल्यू चेंज करें, वहाँ पर रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। अभी क्या लिखा हुआ है, क्या आना चाहिए, peer peer, कहाँ पे क्या रनिंग, डैश करना है, peer dash peer हाइफन आ रहा है, इसी तरह अगर मैं 0x क्या कर दूँ, वोट कर दूँ तो नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। वोट ही है, बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब आ जाए क्लाइंट रिजर्वेशन। मैंने आपको कहा था हमने आज जो चीज़ें करनी है उनमें क्लाइंट रिजर्वेशन शामिल है। कल मैं आपको तमाम चीज़ें 2 लेक्चर में DSCP की आप पढ़, उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। क्लास आपकी रेगुलर होगी ना, बताने की जरूरत नहीं बात में। तो बेसिकली ये जो DSCP सर्वर एड्रेस दे रहा है क्लाइंट, ये लीज पे, ये पढ़ा ना, 4 डेज का लीज है तो 8 डेज का लीज, लेकिन क्लाइंट 50% लीज पे रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेज देता है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि 4 डेज के बाद क्लाइंट को एड्रेस दोबारा रिन्यू होकर मिलेगा, और हो सकता है, बल्कि होगा, ये ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो रिन्यूड एड्रेस वही नहीं होगा जो पहले था। यानी पहले अगर क्लाइंट को एड्रेस मिला था 192.168.0.50, तो पॉसिबिलिटी है कि रिन्यू होने के बाद 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए। बात समझ में आ रही है। अब आपके पास सर्टेन कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनका एड्रेस आप चेंज करना नहीं चाहते, आप ये नहीं चाहते कि उनका एड्रेस चेंज, आप चाहते हैं कि वो DSCP इनेबल रहे, तमाम कॉन्फ़िगरेशन उन्हें DSCP दे, लेकिन उनका एड्रेस चेंज ना हो। 4 डेज के बाद भी जब वो रिन्यू करना चाहें, लीज ड्यूरेशन एक्सीड हो जाए, लेकिन एड्रेस वही मिले जो पहले था। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, रिजर्वेशन। बात समझ में आती है। फिलहाल देखो रिजर्वेशन नहीं है ना, बाय चांस उससे 11 मिल रहा है बार बार, लेकिन रिजर्वेशन में मैं बाउंड करूँ, ठीक है, चांस वाली बात नहीं रहेगी। या जो एड्रेस मैंने रिजर्व करवाया वो इससे मिलेगा, या किसी को नहीं मिलेगा, वो एड्रेस इसका है। अगर ये मांगता है तो इससे मिल जाएगा, अदरवाइज किसी को और नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। रिजर्व क्लाइंट का मतलब ये होता है कि वो IP सिर्फ इसके लिए। बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मुझे पता है जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो उसकी रिक्वेस्ट को पहचानने का तरीका क्या है। जाहिर है उसे पहचानेगा,
मैक एड्रेस NIC के ऊपर छोड़, इसलिए जब आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लें मैक एड्रेस क्या है, नजर आ रहा है मैक एड्रेस, ये लिखा है मैक एड्रेस। ऐसे आपके पास एक कमांड भी है, अगर आपको किसी कंप्यूटर का IP एड्रेस पता हो और आपने मैक देखा, आप कमांड देंगे NVT stat -n और आगे IP दे दें, -a सॉरी n नहीं a, ये देखिए मैक आ गया, ये इस कंप्यूटर में है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ देख लो ना, ये मैच कर लो क्या लिखता है, ये लिखता हुआ 0008 02 09 CC B7, ठीक है। तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू रिजर्वेशन, नेम में जो मर्जी लिखना है, नेम में कुछ भी नहीं, बल्कि अच्छा है नेम में उसका नाम लिखते हैं, लेकिन चले मैं PC लिख रहा हूँ, ठीक है। नेम में उसका नेम सेम लिखना ज़रूरी नहीं है, अच्छा ये है कि वही लिखने पहचान हो जाएगी। मैंने कहा जब भी ये आए तो इससे कौन सा एड्रेस है, तो 89 फॉर एग्जाम्पल क्या है मैक एड्रेस 00, ये डैशेज में भी देना ज़रूरी नहीं है, 08, उसके बाद क्या है 02 09 CC B7, ठीक हो गया, ऐड कर इसको क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ से अब रिलीज नहीं करता हूँ, IP config स्लैश रिलीज, स्पेलिंग गलत नहीं है, ओके जी। आप रिन्यू करते हैं, आपने इधर देखना है, जब रिन्यू हो जाएगा यहाँ पे ये इनएक्टिव नहीं होगा, बल्कि अभी रिफ्रेश करें 11 गायब हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इधर क्या आ रहा है अभी, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पिंग 89 -t, अब ये साइन नहीं होगा, जब असाइन हो जाएगा तो पिंग होना चाहिए, क्या क्या आता है ऐसा ही है। और इनएक्टिव में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, एक्टिव, अभी वो क्यूरी कर रहा है, एक्टिव नहीं हुआ, हो गया एक्टिव, पिंग होना शुरू हो गया, बात समझ में आती है। अब आप जितनी मर्जी दफ़ा उसे रिलीज रिन्यू करें, उसे एड्रेस यही मिलेगा। उसकी वजह है कि जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, DHCP सबसे पहले क्या चेक करता है कि क्या मेरे पास रिजर्वेशन है उस मैक के अगेंस्ट, अगर मैक के अगेंस्ट रिजर्वेशन हो तो वही असाइन होता है, ठीक है। और अगर मैक के अगेंस्ट रिजर्वेशन ना हो तो फिर कौन सा एड्रेस दिया जाता है, कोई दूसरा। बात क्लियर हो गई, करवा लेंगे रिजर्वेशन। ये देख लो, दोबारा मैं बता देता हूँ, ये रिजर्वेशन नाम, मैक एड्रेस और जो डिजायर्ड IP है, यहाँ पे IP पूल में से ही देना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे दे दें 1.4.5.7। रिजर्वेशन आप किसके अंडर आ रही है, DHCP के जो स्कोप के अंदर, ठीक है। बात समझ में आती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, उसको स्टैटिक क्यों नहीं दे, सारी कंप्लीट सो करते एक दफ़ा ही करना है, दोबारा कभी इंस्टॉल होती है। मैं आपको DHCP की स्लाइड में से एक पेज मैंने आपको नहीं दिखाया, जो दिखाना चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। 2277 यूनिट नंबर 2 स्लाइड नंबर 3 या 4 है, जो बहुत ज़रूरी है, 3rd 4th 5th। ओके जी, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं मैनुअल और IP कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम बात करते हैं क्या था मैनुअल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, IP एड्रेसेस आर एंटर्ड, हेडेक है ना, आपको वन बाय वन हर कंप्यूटर पे जाना पड़ता है। फिर क्या था पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनकरेक्ट और इनवैलिड IP, क्या था जब आप मैनुअली देंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ एरर। उसके बाद क्या था जब गलत IP देंगे तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैन लीड टू कम्युनिकेशन नेटवर्क इश्यूज। उसके बाद क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होगा ऑन नेटवर्क्स वेयर कंप्यूटर्स आर फ्रीक्वेंटली मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप की लोकेशन फिक्स नहीं है ना, आपने एक नेटवर्क में लगाया, आपने इस नेटवर्क में लगाया, लैपटॉप यहाँ लगाया, स्टैटिक की बात कर रहे हैं, आपने स्टैटिक IP से दे दिया, अब आप निकाल के ले गए, नेक्स्ट डे आपने कहाँ लगाया, आप बताएं पुराना वाला IP यूज हो जाएगा यहाँ, तो नेटवर्क ही और है, यहाँ पे तो 192.168 नहीं है, 10 की रेंज चल रही है, अब दोबारा IP देना पड़ेगा, तो बर्डन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव
ऑटोमेटिक के फायदों में वो क्या कहता है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आईपी एड्रेसेस आर सप्लाइड ऑटोमेटिकली, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योर्स दैट क्लाइंट ऑलवेज यूज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, अज्यूमिंग कि आपने डीएससीपी सही कॉन्फ़िगर किया है, ये चीज़ आपको ये इंश्योर कौन कर रहा है, डीएससीपी पे, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बेनिफिट डीएससीपी का ही है। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन नेटवर्क स्ट्रक्चर। एक स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मुझसे भी होता है अक्सर, नहीं कभी करे तो मैं कर लेता हूँ, लीज क्यों? क्या आप लीज को अनलिमिटेड नहीं कर सकते? ये देखिए, इसको बनाते हुए तो अनलिमिटेड की ऑप्शन नहीं आती ना, इसको बनाते हुए बोलना नहीं है अभी, एक मिनट मैं आपसे सुनो, ये देखिए, इसको बनाते हुए तो देखो, इसको बनाते हुए अनलिमिटेड की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन आफ्टर क्रिएशन आप स्कोप की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, क्या लिखा है? ये बेहतर नहीं अनलिमिटेड करें, झगड़ा खत्म, क्लाइंट आईपी लेके जाए, खुदा हाफिज, छुट्टी, दोबारा आएगा 50%, रीटेकर खामोश रहेगा जी। सिस्टम जो है वो अगर नहीं लगता दोबारा, एक हफ्ता नहीं यूज़ होता, वो तो बड़ा है उस सिस्टम के लिए आईपी, वो दोबारा किसी और के बाद यूज़ नहीं होता। जहाँ पे लिमिटेड आईपीज़ हैं, मतलब एक जहाँ पे लिमिटेड नहीं है, जहाँ पे लिमिटेड, वहाँ भी यूज़ तो वो हो रहा है, वो वैसे बेकार में पड़ा हुआ है, वो किसी और सिस्टम का यूज़ हो जाएगा। और अगर ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे तमाम क्लाइंट स्मूथली ऑफ और ऑन होते हैं, फिर कर दो अनलिमिटेड। आपने कहा ना क्लाइंट को आईपी दिया और क्लाइंट क्रैश हो गया, ऑफ हो गया, तो आईपी बाउंड हो रहा है, हाँ जी, अगर आप अनलिमिटेड कर देते हैं। और अगर क्लाइंट ऑफ नहीं हो रहा, फिर कोई बेनिफिट है? ये तो केस है ना जब ऑफ हो रहा है, ऑल्दो ये रॉन्ग है, इस पर हम अभी नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्लाइंट ऑफ नहीं होता तो फिर लीज ड्यूरेशन का कोई बेनिफिट है? फिर उसमें ये होगा कि अगर आपको कोई चेंजेस की ही नहीं है, यही है बेनिफिट, लीज का बेनिफिट यही है जब आपने बताया है। ये पॉइंट पढ़ें, क्या ये पॉइंट आपको मिलेगा विदाउट लीज? जो रीटेकर हैं वो मुझे बताएं कि इस चीज के साथ मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि मेन जो आर्किटेक्चरल नीड है वो क्या है। पुराने लोगों में से आंसर दो, तुम जो है तुम्हें तो एहसासी तौर पर डिग्री मिल जानी चाहिए, कम अज़ कम 10-15 दफ़ा पढ़ चुके हैं डीएससी। सर चेंजेस जो होती हैं इसकी ऑप्शंस की जो हम करते हैं, स्कोप ऑप्शंस, वो भी साथ ही उसके अप्लाई हो जाती है। सही है, इसकी मेन एक वजह अगर आपको पता लगे तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। मैं बताता हूँ जी, शायद से निकल गई जी। पॉइंट ये याद रखना है, आप लोगों से तो क्वेश्चन था ही नहीं, रीटेकर से ही था, आप लोगों को मैंने बताया नहीं, लेकिन अब बता रहा हूँ आपने याद। ऐसा कोई केस नहीं है कि डीएससीपी क्लाइंट के पास है, क्लाइंट को जो कुछ मिलना है वो कब मिलना है? जब क्लाइंट जाएगा। इन एनी केस ऐसा नहीं होगा कि डीएससीपी क्लाइंट के पास है, उसे हिला के यार दोबारा वो नई चीजें देनी। क्लाइंट को जो भी कुछ मिलना है वो कब मिलना है? जब क्लाइंट ने डीएससीपी के पास रिक्वेस्ट कर दी। तो अब आप सोचें, लीज अगर आप अनलिमिटेड कर देते हैं तो क्लाइंट और डीएससीपी का इंटरेक्शन खत्म हो गया ना, तो फिर ये पॉइंट वैलिड है। क्या ये हो सकेगा? क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली, अपडेट होनी है, लेकिन कैसे होनी है? जब क्लाइंट ने आना है। तो आपने लीज लगा के क्लाइंट को फोर्स कर दिया कि हर 4 डेज बाद क्लाइंट जाए। फायदा क्या है मुझे बताएं, रिन्यूअल रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट है या यूनिकास्ट है? जी श्योर है? जस्टिफाई करें कैसे है यूनिकास्ट? कल बाकी आपका टेस्ट होना चाहिए जी। कैसे पता लगा कि यूनिकास्ट है? मेरी बताई भी बात होती है, क्योंकि क्लाइंट का अपना एड्रेस भी एक्सपायर नहीं हुआ अभी, और जब तक क्लाइंट का अपना एड्रेस हो वो यूनिकास्ट कर सकता है। तो 50% लीज ड्यूरेशन पे, और इसमें डायग्राम भी थी, ये देखें आप लोग स्लाइड तो देखते ही ना, सीडी आप ले गए हैं मेरे हिसाब से। ये देखो टाइटल में क्या लिखा हुआ है, हाउ द डीएससीपी लीज रिन्यूअल प्रोसेस वर्क्स। ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट किस फॉर्म में गई है? यूनिकास्ट है, और रिप्लाई किस फॉर्म में आया है? ये सॉरी, ये रिक्वेस्ट गई यूनिकास्ट फॉर्म में,
और ये रिप्लाई आया, ये भी यूनिकास्ट। इसका मतलब है रिन्यूएबल करने से कोई लोड तो नहीं पड़ा ना आपके कि नहीं यार अनलिमिटेड कर दो, क्लाइंट बार बार आता है, लोड पड़ रहा है। लोड कितना पड़ रहा है, ये तो यूनिकास्ट रिक्वेस्ट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अचीव जो चीज़ हो रही है वो क्या है, ये अचीव हो रहा है। नेटवर्क स्ट्रक्चर में चेंजेस का मतलब क्या होता है, ये बीम तोड़वा के दोनों कमरे इकट्ठे कर दें, क्या मतलब है। आईपी एड्रेसिंग में कोई चेंज, आप कहते हैं यार ये जो डीएनएस सर्वर है इसका हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, अब हमारा डीएनएस सर्वर इस पे काम करेगा 10.1.1.5। अब क्या ये चीज तमाम क्लाइंट्स को नहीं चाहिए, चाहिए ना। आप सिर्फ कहाँ जाएंगे, डीएससीपी में, कहाँ है डीएससीपी, और इधर एंट्री नंबर 006 में अब क्या दे देंगे। जब क्लाइंट रिन्यूअल करने आएगा उसे आईपी भी दिया जाएगा और साथ में ये नहीं फंक्शन। और इसी चेंज को उसने क्या कहा है, चेंज इन। बात समझ में आ रही है। तो इसको जरा अच्छे तरीके से रिपीट करें और इसे पक्का करें। ये एक चीज़ भी हो गई, रिजर्वेशन भी मैंने आपको करवा दी, और प्लान किया था आज करने, ऑथोराइजेशन भी होगी, स्कोप पैरामीटर्स भी कर लिए, रिजर्वेशन भी हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन है कर जो आज पढ़ा है और जो लास्ट टाइम पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन करने आपके पास 3-4 मिनट, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चंस करने हैं।